दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज हम अपने पॉलिटी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सेंटर में, वैसे स्टेट में भी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको बोला जाता है। तो आर्टिकल 163 और 164 में जिक्र किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं और इनकी क्वालिफ़िकेशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपॉइंटमेंट का, अलावेंस का, टेन्योर का, इन सब का जिक्र जो है आर्टिकल 163 और 164 में किया जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 163 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर के साथ साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसका अपॉइंटमेंट का काम कौन करेगा? गवर्नर करेंगे। और गवर्नर सबसे पहले किसको अपॉइंट करेंगे? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे इनको कि किसको अपॉइंट करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं और गवर्नर भी हैं, दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो जो गवर्नर का डिसीजन होगा, डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल, गवर्नर का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। और जो एडवाइस होगी मिनिस्टर्स की, गवर्नर को जो एडवाइस होगी वो किसी कोर्ट में इंक्वायरी नहीं करी जा सकती उस बात की। ठीक है। 164 कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पे एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा जिसको अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर करेंगे। लेकिन अब बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पहले ये नियम था, लेकिन 2006 में इस नियम को हटा दिया गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री का कंट्रोल है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नर के हाथ में होता है। और पहले क्या था कि अनलिमिटेड मिनिस्टर बनाए जा सकते थे, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2003 का, इसमें बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15% टोटल जो स्ट्रेंथ है, यही सेम आप लोकसभा में पढ़ चुके हैं, पार्लियामेंट में पढ़ चुके हैं, सेम चीज़ यूनियन पार्लियामेंट में, वैसे ही विधानसभा में है, जो 15% स्ट्रेंथ के 15% ही लोग मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको खुश करने के लिए सबको मिनिस्टर बना दिया। और ये 12 से कम नहीं होनी चाहिए, 12 से कम नहीं होनी, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक ध्यान में रख के ये किया जाता है कि 12 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो बना दिया, मान लो 15% है लिमिट है और 15% से ज़्यादा बना दिए गए, मान लो 20% बना दिए मिनिस्टर, 20% जो है मिनिस्टर बना दिए गए, तो उन केसेस में क्या होगा? अब अगर 20% मिनिस्टर बना दिए जाएंगे तो उन केसेस में क्या होगा? या मान लो 25% बना दिए, 25% बना दिए तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे यूपी में मान लो जैसे 403 सीटें हैं, 403 सीटों में से अगर मान लो 100 के आसपास मिनिस्टर बना दिए गए, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 25%, आप मोर देन 25% हो गया है, ऑलमोस्ट 25% हो गया, 25% के आसपास अगर बना दिए गए मिनिस्टर, तो क्या होगा? तो उस टाइम पे क्या होगा? 6 मंथ के अंदर गवर्नर साहब क्या बोलेंगे? 6 मंथ के अंदर आप जो है अपनी ये जो चीज़ गड़बड़ करी है आपने, इसको बैलेंस करके हमें फिर से रिपोर्ट दीजिए। 6 महीने तक तो मिनिस्टर बने रहेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है, ये बहुत कम लोगों को पता होती है बात, 6 महीने के अंदर फिर से रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी गवर्नर को, और जो मिनिस्टर एक्स्ट्रा बनाए गए होंगे उनकी छटनी होगी, उनको हटा दिया जाएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, मुझे एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है, जो रिमूव कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेसिकली जो दल बदलते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपना दल बदलते रहते हैं, इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि सारे मिनिस्टर जो होते हैं रिज़ाइन करते हैं ये पता नहीं किसने दिमाग लगाया, लेकिन जिस भी ऑफिसर ने दिमाग दिया है मंत्री लोगों को, वो बहुत ही काबिल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनके पास अब रिज़ाइन की फैसिलिटी है, वे रिज़ाइन कर देते हैं अपनी पार्टी से, क्योंकि रिज़ाइन करना जो है इनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एक पार्टी से रिज़ाइन करने का। उससे क्या होते हैं, रिज़ाइन करने के बाद इनको मिनिस्टर बना दिया जाता है, और फिर ये 6 महीने के अंदर या तो विधान परिषद में उससे क्या बोलते हैं, जहाँ पे डबल सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो एमएलसी भी बन सकते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, या तो फिर ये इलेक्शन फिर से कंटेक्ट करके एमएलए बन जाते हैं, जहाँ पे विधान परिषद नहीं और या फिर है भी, इनको एमएलए या एमएलसी में से कुछ बना दिया जाता है और ये मंत्री के पद पर बरकरार होते हैं, 6 महीने के अंदर बना दिया जाता है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो वो मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। वो उसकी सदस्यता तो जाएगी,
जिस पार्टी का या जिस सदन का वो सदस्य होगा वो सदस्यता तो उसकी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ वो मिनिस्टर होने की जो योग्यता है वो भी खो बैठेगा अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसलिए ये लोग अपने आप को रिज़ाइन कर देते हैं, नेता लोग बहुत चालू हैं, रिज़ाइन कर देते हैं आजकल। और अगर हम इनके बारे में देखें तो जो मिनिस्टर्स हैं वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक ये पोस्ट धारण करते हैं। हालांकि उनको रिकमेंड करने का काम कौन करते हैं? सीएम करते हैं। सीएम गवर्नर को बोलेंगे कि भाई ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको हटा दो। और कोई अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो या गवर्नर के द्वारा डिसमिस किया जाता है या फिर एंटी डिफेक्शन में स्पीकर के द्वारा डिसमिस किया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी भंग नहीं होती, बस वो इंडिविजुअल ही जाता है। और गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती कि वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग कर सके। जैसे पार्लियामेंट को भंग करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन गवर्नर के पास पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग करने की पावर डायरेक्टली नहीं होती। वो कौन जब तक उसके पास मेजोरिटी है। भंग करने की पावर किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास। चीफ मिनिस्टर जैसे रिज़ाइन करेंगे, चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप भंग हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के रिज़ाइन करने के बाद जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पूरी ख़त्म हो जाती है उनकी मिनिस्ट्री, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप यही है, जहाज़ के कैप्टन यही है। जब यही बैठ जाएंगे तो सब जहाज़ तो गिर ही जाएगा, क्रैश कर ही जाएगा। तो वही हाल होता है इधर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और अगला पॉइंट अगर हम देखें, ये इनकी जो ओथ होती है वो ऑफिस ऑफ सेक्रेसी होती है। मतलब आप किसी लोगों को, किसी को भी जो उससे रिलेटेड नहीं है उसको नहीं बताने लगोगे जाके कि हमारी क्या बात हुई, कैसे क्या हुई। उस चीज़ की इनको ओथ लेनी पड़ती है। और ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लगभग वही बातें हैं जो पार्लियामेंट में कही गई हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर मान लो किसी को चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाता है एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, वो ना तो किसी का एमएलसी है सदन का, ना ही तो एमएलए है, तो 6 महीने तक रह सकता है। 6 महीने के बाद उसको जीत कराना होता है कहीं ना कहीं से, या तो एमएलए बने या तो एमएलसी बने। अगर दोनों सदन है तो एमएलसी बनता है, अन्यथा एमएलए बनता है। और सैलरी की जो बात है तो सैलरी और अलावेंस जो इनका होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर से टाइम टू टाइम फिक्स किया जाता है, जैसे उधर पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। अगर हम आर्टिकल 166 की बात करें तो आर्टिकल 166 जो है बिजनेस की बात करता है एक तरीके से। तो इसमें बेसिकली ये है कि जितने भी काम होते हैं बेसिकली वो करवाते तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन नाम पे किसके करे जाते हैं? गवर्नर के करे जाते हैं। उनको एड एंड एडवाइस देने का काम कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। लेकिन अगर गवर्नर को सही ना लगा तो डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है गवर्नर के पास। गवर्नर चाहें तो उसे क्या बोलते हैं, मना भी कर सकते हैं। उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब स्व इच्छा से वो काम कर भी सकते हैं। आर्टिकल 167 की अगर बात करें तो ड्यूटी बताई गई है चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, गवर्नर जो हो गए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हो गए, इनके बीच की एक कड़ी होते हैं, आप ये कह सकते हैं। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच की एक लिंक है। इनकी ये ड्यूटी होती है कि जो कम्युनिकेशन स्थापित करना है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, उस कम्युनिकेशन को स्थापित करने की ड्यूटी जो है चीफ मिनिस्टर की होती है। आर्टिकल 167 में साफ साफ लिखा हुआ है। आर्टिकल 177 जो है वो ये अधिकारों की बात करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अधिकारों की बात करता है कि उनको नोटिस देना पड़ेगा, कोई सा भी उनके अगेंस्ट केस चलाना है तो क्या सैलरीज मिलेगी, एक हाउस अलाउंस मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। अपॉइंटमेंट की हम बात करें तो अपॉइंटमेंट की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर के द्वारा करी जाती है। एडवाइस कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, तब उनकी अपॉइंटमेंट होती है। ओथ की बात है तो ये एलिजेंस की ओथ लेते हैं, मतलब संविधान की इंटीग्रिटी वगैरह को, कंट्री की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे, एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा बनाए रखेंगे और एक सिक्रेसी मेंटेन करेंगे। ओथ ऑफ सिक्रेसी इनकी होती है कि जो हर चीज़ को सीक्रेट रखेंगे, ऐसा नहीं है किसी को भी जाकर बता देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, सबकी एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाती है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है साथ ही साथ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब एक ऑफिस के लेवल पे आपको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या फैसला ले रही है, वहाँ पे तो आपको डिसीजन देना ही है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको हेड कौन कर रहे हैं? सीएम कर रहे हैं। लेकिन आप किसी चीज़ के पर्टिकुलर मिनिस्टर हैं तो उस विभाग की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर रहेगी, लेकिन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं होती। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम जो है वो मिनिस्टर के हाथ में नहीं होता। तो ये था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे। हाई कोर्ट छोटा सा वो भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर, वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कल।
अभी हम देख लेते हैं आर्टिकल कौन से थे। 163 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। 163 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस करना चाहिए गवर्नर को। 164 बोलता है, दूसरे प्रोविजन जो है मिनिस्टर्स के उनके बारे में बात करता है। 166 जो है बिजनेस की बात करता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। 167 जो है वो ड्यूटीज़ की बात करता है चीफ मिनिस्टर की। ये ड्यूटी है कि दोनों के बीच में, किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है और गवर्नर जो है इनके बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित करना। 177 राइट्स ऑफ द मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द हाउस, ये अधिकारों की बात करता है कि जो सदन है उसके पक्ष में क्या क्या अधिकार है मंत्रियों के, मिनिस्टर्स के, उसके बारे में बात करता है। तो ये था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लेक्चर। अगला हम देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हाई कोर्ट के लिए हमारे साथ ट्यून्ड रहिए और साथ ही देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई त्रुटि हो जाती है बीच में तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मनुष्य हूँ, आदमी से गलती होती है। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।